नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए जी जान लगा करके, जो भी जेपीएससी 6 अब तो आप मान के चलिए कि जेपीएससी 6 पूरी की तरह से मतलब पेचीदा हो रखा है, अब वो रद्द हो ही जाएगी। मतलब आप मान के चलिए कि वो रद्द होना ही है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। तो इसको दरकिनार करते हुए जेपीएससी 7 आप उसके लिए उसका कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का वो पूरा नया नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है नई है, तो आप इस पे लगे रहिएगा, ठीक है। बात करेंगे हम, उतना कुछ इधर उधर की बातें तो नहीं करेंगे, बस क्लास की स्टार्ट करेंगे हम लोग। सीएनटी एक्ट यानी कि बात कर ले झारखंड के जमीन संबंधी या फिर बोले तो भूमि संबंधी जो कानून बने हैं, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जहां से टोटल 12 क्वेश्चन आपके जेपीएससी पूछेंगे और जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स आपके काफ़ी मायने रखता है ये सेक्शन आपके जेपीएससी में, ठीक है। और एसएससी के अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की पेपर हो, चाहे दरोगा हो या कांस्टेबल, कोई भी पेपर हो झारखंड के लिए, तो ये मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप बिल्कुल बिंदास होकर के इस कोर्स को कंप्लीट करके जाइए, सीरीज को। दूसरी बात, जब आप इस पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 और एक मैं मैक्सिमम एक पार्ट और मैं बनाऊंगा पार्ट 3, जिसमें पूरा आपका सीएनटी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जेपीएससी के कोई भी ईयर, मतलब क्या 6 जेपीएससी अभी तक हुए हैं, तो आप उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपके सवाल नहीं, वहाँ से एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। बट इससे भी और भी अच्छा मैं वीडियो सीएनटी एक्ट को और भी बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। बट मैं अभी चाह रहा था कि ये 3 जो मैं वीडियो बनाया हूँ, पार्ट जो बनाया, उनमें आपका थोड़ा सा प्यार, एक सपोर्ट अच्छा मिल जाए। इस वीडियो को भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक बेस लेवल पे, जो जीरो लेवल पे जिसे कुछ भी नहीं आता सीएनटी एक्ट झारखंड के में, उनको मैं बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि पार्ट 1 में जो हमने डिस्कशन किए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 में हमने जो डिस्कशन किया है, क्या डिस्कशन क्या है, पहले तो हम उसकी पहले रूपरेखा मैं अभी रखूंगा आपको, उसमें 3 से 4 मिनट आपको टाइम देने होंगे। उसके बाद जो है हम लोग नई सीरीज के साथ पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। टोटल आज हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे 9 अध्याय। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में। अच्छा, जिनको भी तैयारी, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री, झारखंड की कंप्लीट हिस्ट्री की लेक्चर आप हमारे वीडियो से देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे मेरे भाई प्री में, और बहुत डिटेल और बेसिक से इंडियन को मैंने झारखंड में कैसे जोड़कर पढ़ाया है, आपको इतना इंटरेस्ट जग जाएगा। उसके बाद आप खुद जाकर देखिए, 1-1 लाख स्टूडेंट ने देख रखा है, तो आपको देखना चाहिए। और इस वीडियो में भाई सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। और एक लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को, तो आपको उसको भी ज्वाइन करना है। तो थोड़ी सी आपको मैंने टाइम भी लिया है। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कशन किया। सबसे पहले सीएनटी एक्ट को हमने समझा था। सीएनटी एक्ट की क्या की थी, हमने सबसे पहले एक पृष्ठभूमि बनाई। उसके बाद हमने जमींदारी व्यवस्था को समझा था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था को समझने के बाद हमने लगान व्यवस्था को भी समझा, और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से लगान व्यवस्था को झारखंड में लागू किया गया। पूरे भारत में जैसे जमींदारी व्यवस्था की अगर बात कर ले, तो हमने कहा था पंचशाला जो आपका बंदोबस्त था उससे स्टार्ट की गई थी। लेकिन उससे पहले भी हमने 1764 में जो हमने बात की थी बक्सर की युद्ध के बारे में। बक्सर की युद्ध के बाद जो तीनों नवाब की जो हार होती है, और उसके बाद उन तीनों नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर बोले तो अंग्रेजों के साथ जो लॉर्ड क्लाइव के बीच संधि होती, इलाहाबाद की संधि, उस संधि के बाद में आपने देखा कि किस प्रकार पूरे से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह ले तो ब्रिटिश ने भारत में बंगाल का जो है दीवानी, उनको सत्ता प्राप्त हो जाता है। बंगाल का यहाँ पे अर्थ होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और बिहार में ही आपका झारखंड आ गया। मतलब इतने पूरे क्षेत्र में उनको जो होता है इंडिपेंडेंट वो हो जाते हैं, सत्ता उनके पूरी की पूरी दीवानी वहाँ पे वसूल करने की। और मैंने वहीं पे बताया था आपको द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में भी, वो डिटेल वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ये लगान व्यवस्था लागू किए जाते हैं, तो कैसे झारखंड के जो जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग थे, उनके जीवन में कैसे उथल पुथल मचनी स्टार्ट हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर जो लगान लगाए थे, एक तो जमीन की जो उत्पादकता थी उतनी नहीं थी कि वो उनको लगान पे कर सके। उसके बाद अगर वो लगान पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बदले क्या किया जा रहा था, उनके जमीन को, जो उनके मतलब कि जो उन्होंने जंगलों को काट करके साफ करके जो भूमि को, बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाए थे, उनको उनसे लेकर के दूसरे जमींदार को मतलब कि क्या कर दिया जा रहा था, वो अंग्रेज बेच करके उससे वो लगान वसूली कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने समझा था कि उनके पूरे जीवन में उथल पुथल मची। और उसके बाद ही फिर जनजातियों ने क्या किया, अपनी जो जमीन थी उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, जिसमें कई सारे विद्रोह है। जिसमें एक महत्वपूर्ण विद्रोह की मैंने बात की थी,
महत्वपूर्ण विद्रोह की हमने बात की थी, कोल विद्रोह, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह आता है बिरसा मुंडा आंदोलन वाला विद्रोह। तो वो ख्याल देखिए, जब विद्रोह का पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ इस विद्रोह ने जो है CNT एक्ट की एक रूपरेखा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने देखा कि जो भी पूरी चीज़ें चली, और उसके बाद जब CNT एक्ट का गठन किया गया, जो कानून बनाया गया, जब भी हमने देखा कि कानून क्या होता है और धाराएं क्या होती है। कानून जब भी कोई बनता है तो उसको जो कानून बनता है उसका एक बेस होता है, और वो बेस हमारे संविधान ही होती है। उस संविधान में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी संविधान में क्या है वो नियम लिखी गई है, तो उस एक भी नियम का उल्लंघन किए बिना हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और कानून को ही क्या किया जाता है, धारा में बांट दिया जाता है। अब देखिए, धाराएं इतनी अधिक हो जाती है कि उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनको चैप्टर यानी कि अध्याय में बांट देते हैं। तो बस यही CNT एक्ट को क्या किया गया था, उनको चैप्टर में डिवाइड किया गया था, जिसमें टोटल 19 चैप्टर बनाए गए थे, और 19 चैप्टर के साथ साथ उनमें जो है बहुत सारे धाराएं रखे गए थे, टोटल 271 धारा। तो हमने टोटल 2 अध्याय कंप्लीट किए हैं, और आज हम लोग 9 अध्याय तक हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हम लोग CNT एक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, ये आपकी रूपरेखा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ले, रिकॉल करने की कोशिश कर ले, भाई कितना टाइम हो गया, 6 मिनट। तो अध्याय 1 में हमने बात की थी परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में देखी थी। धारा 1 में हमने देखा था पूरा का पूरा जो आपका छोटा नागपुर कस्तकरी नियम जो है, उसका जो संक्षिप्त नाम जो है वो वहाँ पे धारा 1 में बताया गया था। दूसरी बात वहाँ पे क्या बताई गई थी कि जो ये एक्ट है इसका प्रसार कहाँ पर है। देखिए, टोटल 4 प्रमंडल में इनका प्रसार है। एक तो उत्तरी छोटा नागपुर है, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो 2 प्रमंडल जो आपका बसता है, एक कोल्हान प्रमंडल बसता है। ठीक है और आपका इधर पलामू वाला प्रमंडल। ठीक, तो टोटल कितने जिले में ये जो CNT एक्ट प्रभावी है, तो वो भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 18 जिले हैं, और टोटल 6 जिले में ये प्रभावी नहीं है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में रखे थे, लेकिन फिर भी कई लोगों ने मैसेज कर रखा था कि सर ये डाउट है। तो भाई सुन लीजिए, 18 जिले, टोटल 24 जिले हैं झारखंड में, जिसमें 6 जिले में प्रभावी नहीं है। आपका जो इधर वाला जो इलाका देख रहे हैं, संथाल परगना वाला इलाका। ठीक है, मैं अगर मैप झारखंड की बनाने की कोशिश करूँ, 1 मिनट मेरे भाई, झारखंड की अगर मैप की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ जो संथाल परगना में जो 6 जिले हैं, यहाँ पे आपका CNT एक्ट प्रभावी नहीं है। बाकी इधर पूरे 18 जिले, आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इधर कोल्हान वाला एरिया, और इधर पलामू वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, CNT एक्ट प्रभावी है। तो ये हमने पूरी पृष्ठभूमि रख दी है भाई। और उसी प्रकार धारा 2 में देखा जो चीज़ें निरस्त रखी गई है, छोटा नागपुर में क्या रखा गया था, और धनबाद और सिंहभूम में पटमदा, ईचागढ़ और चंडील थानाओं में क्या क्या जो अनुसूची। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ बता भूल गया था कि 2 अनुसूची भी है यहाँ पे CNT एक्ट में, तो याद रखना अगर पूछ लिया जाए, हालांकि पूछेगी नहीं, इतना सवाल ईजी है, CGL वगैरह के लिए पूछा जा सकता है। 2 अनुसूची है। ठीक है, तो वो 2 अनुसूची का जो है आपका अनुसूची जो है आपके छोटा नागपुर प्रमंडल में रद्द किया गया है, ये धारा 2 बताती है। और अनुसूची खा जो है वो धनबाद जिला तथा सिंहभूम में जो है ये निरस्त है, यानी कि रद्द है। अब ये सब आपको अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आपको पार्ट 1 वीडियो देखना होगा, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उसके लिए मैं फिर भी थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने धारा 3 डिस्कशन किया था, जिसमें पूरा डेफिनेशन हमने देखा था, परिभाषाएं, भूगत बंद बंधक क्या होता है, कस्तकरी क्या होते हैं, कृषि वर्ष क्या होते हैं, कोरकर नियम, कोरकर क्या होते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जो हमने बताया था मुंडारी खुंड कट्टी, वैसे मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि मुंडा जनजाति। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, मुंडा समुदाय के लोग। अब खुंड कट्टी मतलब क्या, खुंड मतलब होता है परिवार या कुल, मतलब कि आप उस कुल से बिलोंग करते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि आप किस कुल के, तो उसी प्रकार कुल होता है खुंड कट्टी। खुंड का मतलब होता है कि मुंडा खुंड से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए, इनके पिताजी ये हैं, तो इनका पुत्र 4 है, तो इनसे एक और भी इनका परिवार इधर से बढ़ गया, इनका पुत्र बेटा हो गया, इनका पुत्र इधर से परिवार। तो ये पूरा का पूरा मुंडा समुदाय ने क्या किया, एक जंगल को साफ किया, उस जंगल जो बंजर भूमि थी उसको खेती योग्य बनाए, और उससे वहां पे उन्होंने खेती किया। तो ये पूरा का पूरा जो भूमि हो गया वो किनका हो गया, मुंडाओं का हो गया। तो इसे हम कहते हैं मुंडारी खुंड कट्टी व्यवस्था। उसी प्रकार हमने देखा भूइंयर व्यवस्था। तो देखिए, भूइंयर व्यवस्था क्या है, मैंने वहां नहीं स्पेसिफाई किया था कि उड़ाओं के लिए। ठीक है, मेनली अगर जनजाति हो तो उड़ाओं जनजातियों के द्वारा या फिर उड़ाओं समुदाय के द्वारा उन्होंने क्या किया था, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई, और उसके बाद वहां पे उन्होंने खेती की। तो वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र भूमि का जो हो गया वो उनका हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा था। उसके बाद हमने एक और देखा था कोरकर। देखिए, कोरकर का हम बात कर ले तो गैर आदिवासी लोग, जैसे कि जो गांव के कृषक समुदाय लोग हो गए, या फिर बाहर से जो आए थे,
बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, वो लोग जो अभी झारखंड में बसे हुए उनको हम बोलते हैं कोरकर। ठीक है, तो उन्होंने जो खेती पे अपनी रैयती दिखाई या फिर वहाँ पे खेती किए, वो उनका जो ज़मीन है वो बहुत ही कम है, आपको ये देखने को मिलेगा, तो इनको हम कहते हैं कोरकर। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा था भूस्वामी का। भूस्वामी का मतलब क्या हो गया? भूस्वामी आप किसको बोलेंगे? या तो आप सरकार को बोलिएगा, अगर सीएनटी एक्ट में बात कर ले, पीछे बहुत पहले की बात कर ले, मतलब पहले ज़माने में, तो भूस्वामी कौन हो गया? मेन मालिक जो हो गया जमींदार। ठीक है, जमींदार के बाद होता है आपका रैयत। रैयत ने किसी दूसरे रैयत को ज़मीन दिया है तो वो रैयत हो गया आपका भूस्वामी। तो भाई देखिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने जोत का मीनिंग देखा। जोत क्या होता है? रैयत द्वारा धारित बंधन, मतलब रैयत ने जो जमींदार से लिया है कुछ समय के लिए खेती करने के लिए, हम उसे कहते हैं जोत। बाकी फिर हमने देखा ग्राम मुखिया, स्थायी भूधृति, बाकी ये चीज़ें डेफिनेशन देख लिया था हमने। उसके बाद हमने अध्याय 2 में आए, जिसमें धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 और धारा 8 देखा था, जिसमें हमने बात की थी धारा 4 में मेनली जो है, जो अध्याय 2 है आपका, कस्तकर का जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसके बारे में बताया गया था। धारा 4 में हमने देखा था कि 4 कस्तकर होते हैं। कस्तकर क्या होते हैं हमने बता रखा है। भूधारक, भूधारक मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से जमीन खेती करने के लिया है और उसके बदले वो क्या कर रहा है? उसका लगान चुका रहा, तो उसे हम क्या कहते थे? भूधारक। उसके बाद रैयत, रैयत को भी हमने 3 भाग में बांटा था, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खूंड कट्टी रैयत। उसके बाद हमने दर रैयत, और चौथा जो था आपका कस्तकार, मुंडारी, खूंड कट्टीदार। ठीक है, तो ये सारा देखिए हमने नोट्स बना करके अपना जो है सारा कुछ यहाँ पे हमने लिख रखा था, आप देख सकते हैं। ये देखिए, काश्तकार को मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया था, कृषि वर्ष पूरा डेफिनेशन मैंने चीज़ें दिखाई है। और ये सारे के बाद हमने यहाँ पे जो काश्तकार, धारा 4, जो 4 प्रकार के होते हैं, भूधारक, रैयत, ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। और उसके बाद धारा नंबर 7 में हमने 5 में क्या देखा था? भूधारक का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया था कि भूधारक क्या होते हैं? वैसा व्यक्ति जो अपने, आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। रैयत का डेफिनेशन देखा था धारा 7 में, खूंड कट्टी आधारयुक्त रैयत का अर्थ देखा था, और धारा 8 में क्या देखा था? मुंडारी, खूंड कट्टीदार का अर्थ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्पेशली जो स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 अभी से अब आपका स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट आपके 12 मिनट लग गए हैं मुझे रिकॉल करने में सारी चीज़ें। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 जरूर से देखिएगा, अदरवाइज आपका आगे का कोई भी वीडियो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैंने यहाँ कोशिश किया है कि जो नए स्टूडेंट हैं आज की वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप उसको यहाँ से फिर भी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज जो है अध्याय नंबर 3, जिसमें हम लोग टोटल जो धारा देखेंगे, धारा 9 से लेकर के धारा 15 तक। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय 3 का जो विषय क्या है। इसमें जो आपको बात किया गया है, इसमें मेनली जो बात की गई है भूधारक की बात की गई है। ठीक है, धारा 1 में आपने क्या देखा? डेफिनेशन देखा, परिभाषा देखा। अध्याय 1 में, अध्याय 2 में आपने क्या देखा? काश्तकार के बारे देखा कि उसका वर्गीकरण क्या होता है। और अध्याय 3 में आपको जो है भूधारक के बारे बातें बताई गई है। ठीक, अब ये भूधारक से समझिएगा कि मतलब जितने भी कानून है भूधारक से, वो पूरा का पूरा आपका अध्याय नंबर 3 में धारा 9 से 15 तक की बातें यहाँ पे कह दी गई है। ठीक है, इसका मतलब बस इतना ही है। तो धारा 9, अभी एक चीज़ मैं अभी बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि देखिए पूरा खत्म होने के बाद सीएनटी एक्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, और ट्रस्ट मी करिए, मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए मेनली 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे भाई, एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है। एक तो डायरेक्ट आपसे धारा पूछ लिया जाएगा कि भूधारक की जो व्यवस्था की गई है या फिर भूधारक से रिलेटेड जो बातें बताई गई है किस अध्याय में बताई गई है। दूसरा, अगर वहाँ पे कुछ भी भूधारक का डेफिनेशन है तो भूधारक के डेफिनेशन 4 दे दिया जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड से, जैसे कि मुंडारी, खूंड कट्टी के बारे पूछ लिया जाएगा। तो जो मैंने डेफिनेशन बोला वो 3 डेफिनेशन दे देंगे, चौथा वो दे देंगे इनमें से सभी सही है, या फिर 2 ऑप्शन सही दे करके पूछेंगे बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेशन जितने मैंने बताए हैं पार्ट 1 में, वो सारे डेफिनेशन को आपको अच्छे से माइंड में सेटअप करना होगा, एक नोट्स में नोट डाउन करना होगा। और सीएनटी एक्ट का मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए धारा 9 क्या बोलता है, इसको सुनिएगा अच्छे से और पूरा माइंड में सेटअप कीजिएगा। ऐसे भूधारक जिसके जमीन का लगान जो अस्थाई बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ तो उसके लगान में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब समझिएगा, मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त के बारे, जब वहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब वहाँ पे गवर्नर थे, तो उस समय क्या किया गया था, जो जमींदार थे उन्होंने जो जमींदार ने को क्या किया गया था कि आपको ये जमींदार, जैसे कि 5 जमींदार हम ले रहे हैं, ठीक है, जमींदार नंबर 1,
जमींदार नंबर 2, जमींदार नंबर 3, जमींदार नंबर 4 और जमींदार नंबर 5। ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका इनको दे दिया गया है, दक्षिणी छोटा नागपुर का कुछ इलाका इनको दिया गया है, कुछ छोटा नागपुर का और भी दक्षिणी छोटा नागपुर इनको दे दिया गया है, और इधर कोल्हान का कुछ इलाका इनको दे दिया गया है, और पलामू का कुछ इलाका इनको दे दिया गया। और भी जमींदार है उनको दे दिया। इनके जो है लगान फिक्स कर दी गई, आपको इतना मान लेते कि 10,000 रुपये आपको सालाना लगान आपको क्या करना, पे आउट करना। ठीक है। इनको भी कुछ लगान होंगे 12,000, इनको 13,000, इस तरह से। तो जो उस समय, ठीक है, जो उस समय ऐसे भूधारक, तो सबसे पहले समझिएगा, अभी ये कंसेप्ट समझ गए जो मैंने अभी तक बताया। तो भूधारक का मतलब पहले क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, वो बंदा मतलब कि वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से जमीन खेती कार्य के लिए लिया हो, मान लेते हैं ये कोई एक आदमी है, ठीक है, और एक ये आदमी है आपका, ठीक। अब ये आदमी जो है आपका, ठीक है, इसके पास जमीन है, आपका इतना जमीन है, और इसने क्या किया, ये जमीन इसने जो है इसको दे दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये खुश हो गया। अब ये खुश ऐसे नहीं होगा, इसके बदले खुश तो ये हो रहा, बट इसके बदले इसको क्या करेगा, इसको क्या करना होगा, लगान देना होगा। तो वह व्यक्ति यानी कि ये व्यक्ति जिसने जमीन खेती के लिए लिया है और बदले में वो क्या कर रहा, लगान चुकाता, उसको हम कहते हैं भूधारक। ये हो गया भूधारक, और ये हो गया, आप बोल सकते हो इसको जमींदार बोल सकते हो, या फिर आप इसको भूस्वामी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भूधारक क्या होता है। ठीक। तो ऐसे भूधारक यानी कि वो बंदा जिसने जमीन लिया खेती करने के लिए, बदले में वो क्या कर रहा है, लगान चुका रहा है। जिसके जमीन, तो इसने जो लगान चुकाने का जो रकम यहाँ पे फिक्स किया गया है, मान लेते 10,000 रुपये, उस समय जब क्या हुआ था, आपका स्थायी बंदोबस्त हुआ था। तो अब जो है ना, इनके लगान में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी, ऐसा आपका धारा नंबर 9 कहता है। तो आपसे पूछा जाएगा, या तो आपसे डायरेक्ट धारा पूछ लिया जाएगा कि भूधारकों की जो जमीन की जो लगान चुकाने की जो लगान जो फिक्स की गई थी, ठीक है, भूधारकों की, उसकी जो है वृद्धि नहीं की जाएगी। आपका ये ऐसा कौन सा धारा कहता है? तो धारा नंबर 9 कहता है, धारा 10 कहता है, धारा 8 कहता है। तो धारा नंबर 9 कहती है ऐसी बातें। ठीक, क्लियर है? ये धारा नंबर 9 क्लियर हुई आपका। अब बात करेंगे धारा 10, भूइयार की जमीन जो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1869। अच्छा चलिए एक चीज़ और ये जान लीजिए, देखिए आपका जो CNT एक्ट आया ना, वो डायरेक्ट CNT एक्ट नहीं आया था। इससे पहले बहुत सारे नियम बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, देखिए जो नियम बनाया गया, ऐसा नहीं कि केवल झारखंड के लिए बने थे। इससे पहले उन्होंने बंगाल कस्तकारी अधिनियम बनाए। उसी प्रकार ये जो मेनली इनका जो कानून जो इन्होंने बनाए, ये मेनली इनका जो मेन फोकस था, जमीन को किस तरह से आदिवासियों से या जनजातीय जो वहाँ के समुदाय हैं उनसे जमीनों को या तो हड़प लिया जाए, या उनसे जितनी ज़्यादा हो सके लगान को वसूल कर लिया जाए। और कानून बनाने से ऐसा होता था कि लोगों को थोड़ा सा लगे कि उनके हित के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे शांति भी बनी रहे। लेकिन एक जब आप बिरसा मुंडा आंदोलन देखें, या फिर उससे पहले बहुत सारे विद्रोह होते हैं, आपने देखा भी है, सुना भी होगा, तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों को समझ में आ गई थी कि अब जो है, जो इनका जो मेन मोटिव है, अंग्रेजों को पता चल गया था कि इनकी पूरी अस्थाई इनसे छीन ली जा रही है। इनकी भूमि को पूरी की पूरी जो है बाहर से आए, यानी कि बिहार से जो आ रहे हैं, यूपी से जो आ रहे हैं, जो आपके इधर बंगाल से जो आ रहे हैं, उन जमींदारों को दे दी जा रही थी, और इनकी जमीन जो है उनसे छीन ली जा रही थी। तो ये उसके बाद बहुत ही भयावह, जो बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद ही आपका छोटा नागपुर एक्ट जो बनाया गया, और ये आपका इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। उसी प्रकार 1869 में छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम बना था। तो इस अधिनियम में जो थे आपके भूइयार की जमीन, ठीक है, देखिए इस जो एक्ट में लिखा क्या गया था कि जो भूइयार की जमीन है, मतलब कि जो उड़ांव जनजाति आदिवासी के लोग जिन्होंने जंगलों को काट करके बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाकर कई सालों तक उन्होंने वहाँ पे खेती की है, और उसके बाद ये जो उनके ज़मीन हो जाते हैं वो भूइयार जनजाति, उनके यानी कि उनके वंश, जैसे उनके पिता मरे तो उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र से फिर उनके और भी पुत्र हुए, उस तरह से वो पूरा का पूरा वो समुदाय का उनका ज़मीन पे पूरा हक हो जाता था। तो उनको ही कहते थे भूइयार। तो जो भूइयार थे उनके जो ज़मीन है, जो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम थे 1869, इसमें लिखा क्या गया है, या फिर उसके अधीन जो बात की गई है कि किसी रजिस्टर में अगर दाखिल है,
ये अगर रजिस्टर है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है भूइयार की ये ज़मीन है, तो उस भूइयार की ज़मीन की जो है लगान में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसा आपका जो है धारा 10 कहता है। तो सबसे पहला सवाल अगर बोल दे कि भूधारक की ज़मीन की लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो आपका कौन सा धारा कहता है? तो धारा नंबर 9 कहता है। ठीक, अगर यही सवाल आपसे कर दी जाए कि जो भूइयार की ज़मीन के लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो ये कौन सी धारा बोलती है? तो धारा नंबर 10 कहती है। अब हम बात करेंगे धारा 11 की बातें। देखिए धारा 11 क्या बोलता है? भूधृति के कतिपय, ठीक है, पूरी की चीज़ें समझ में आएगी। एक बार मैं बस उसको पहले एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि क्या लिखा हुआ सारा चीज़। भूधृति के कतिपय का अंतरण जिस अंतरीति, देखिए सबसे पहले जिस अंतरीति को किया गया उस अंतरीति का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत, मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये लाइन आपको किताबों में देखने को मिलेगी, बट इसका आपको समझना होगा कि इससे मतलब क्या होता है। कतिपय का मतलब भूधृति का मतलब, अंतरण का मतलब, अंतरीति का मतलब, उसके बाद ही आपको है भूस्वामी का मतलब, तब जाकर के धारा नंबर 11 क्लियर होगा। धारा 11 क्या कहता है? भूधृति यानी भूधृति मतलब वही कि जो भूमि को धारण किया है खेती के लिए, किससे लिया होगा? रैयत से लिया होगा या जमींदार से लिए होंगे, और वहाँ पे उसके बदले वो क्या कर रहा है? उसका लगान चुका रहा होगा। तो वो जो उसको हम क्या कहेंगे? भूधृति। तो आपको भूधृति का अर्थ समझ गया, यानी कि कतिपय का मतलब क्या होता है? कुछ भाग। तो भूधृति ने भूमि का कुछ भाग, जो उन्होंने भूमि लिया था खेती के लिए, उसका कुछ भाग जो है, सोच जैसे कि मान लेते 10 बीघा जमीन है, ठीक है, इन्होंने लिया खेती के लिए, तो उसने सोचा कि इसका 2 बीघा जमीन जो है हम इसको क्या करते हैं, मतलब कि दूसरे को बेच दे रहे हैं, तो यानी कि उसको हम बोलते हैं अंतरण करना। तो अब जिसको दे रहे हो भाई, आप जिसको ज़मीन बेच रहे हो उसको हम कहते हैं अंतरीति। ठीक है, जिसके ज़मीन बेचा गया यानी कि ट्रांसफ़र किया गया है। तो भूधृति ने क्या किया? कुछ भाग अंतरण किया, किसको? अंतरीति को। तो उस अंतरीति जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है ज़मीन, जिसको बेचा है, उसका पूरा डिटेल, उस ज़मीन का भी पूरा डिटेल को जो है एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा भूस्वामी के द्वारा, यानी कि भूस्वामी यहाँ पे कौन होगा? जमींदार होगा। और कार्यालय में पूरा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सिंपल सी बात, पूरा का पूरा जो भूमि होगा, जो बेचा गया है जितना भी ज़मीन, उसका पूरा का पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ये आपका धारा नंबर कहता है 11। ठीक, तो बोला जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भूमि को अंतरीति को अंतरण किया गया है, मतलब इस तरह से आपको लिखा हो रहेगा, अंतरीति को अंतरण किया गया है, उसके लिए जो है भूस्वामी के कार्यालय में, अगर अभी बात कर ले तो हम अभी जो बात करते हैं भूस्वामी किसको बोलेंगे? डीसीओ, क्योंकि अब तो जमींदारी व्यवस्था रहा नहीं। तो यहाँ पे कार्यालय में क्या किया जाएगा? इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, पूरी ज़मीन की डिटेल लिखी होगी, उस बंदे के बारे सारी डिटेल मेंटेन की जाएगी। ऐसा धारा 11 कहता है हमारा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, धारा 12 की बात करेंगे। धारा 12 क्या कहता है कि यदि भूस्वामी, देखिए भूस्वामी है मतलब भूस्वामी, स्वामी किसका? भूमि का। भूमि का स्वामी मतलब अगर हम मालिक है भाई, इस जमीन को हम बेच रहे हैं, किसी को आपको दे रहे हैं, तो हम भूस्वामी कहलाए। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अभी भूस्वामी कौन हो सकता है? या तो सरकार हो सकता है, सरकार ने किसी को दे दी जमीन, कोई कंपनी को, जैसे जियो रिलायंस को दे दी, तो भूस्वामी कौन गया? सरकार। या फिर जमींदार हो सकता है, उसने किसी रैयत को दिया, तो या एक रैयत ने दूसरे को जमीन दे दिया, तो वो रैयत हो गया आपका भूस्वामी। मतलब सिंपल सा, जमीन किसका है और उसने किसको दिया है, और बदले में उसके बदले वो क्या कर रहा? लगान वसूली कर रहा। तो यदि मैं बस यही चाहता हूँ कि पूरी चीज़ों को तोड़ करके चीज़ों को समझाऊँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंबी वीडियो आ जाएंगी, तो बट इसके लिए कन्फ्यूज़न नहीं करना है। चीज़ें क्लियर होकर के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से फिर आपको बार बार एक चीज़ को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यदि भूस्वामी ने भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करता है, यानी कि जो जमीन का जो मालिक है, भूधृति के अंतरण का मतलब जिसने भूधृति को क्या किया है, मतलब भूधृति का मतलब आपको मैंने अभी बताया था, जिसके पास भूमि है, खेती करने के लिए लिया है कुछ समय के लिए, उसके बदले वो लगान वसूली कर रहा, उसने कुछ ज़मीन को बेचा था। ठीक है, और जो बेच रहा था तो उसका जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। ठीक है, जो बंदे को देना चाह रहा था ये, तो कुछ कारण से नहीं दिया। हो सकता है या तो उस ज़मीन में कुछ विवाद हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो वो ज़मीन किसी और की हो, कुछ भी रीज़न हो सकती है। तो उनका जो है वहाँ पे जो भूस्वामी ने क्या किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया और वहाँ पे मना कर दिया गया इनको ज़मीन देने से। तो जो ट्रांसफ़र जिनको किया जा रहा था, जिनको दिया जा रहा था, वो जो है चाहे
तो यानी कि वो अंतरिती यानी कि जो लेने वाला था वो उपायुक्त के पास जाता है। उपायुक्त मतलब सिंपल सी बात है, डीसी की बात की जा रही है यहाँ पे। वो वहाँ पे जाकर एक आवेदन दे सकता है और उस आवेदन में वो बोलेगा कि आप पूरी की, अगर वो भूमि सही है, ज़मीन सही है, लीगल ज़मीन है, तो वो उस भूमि की जांच कीजिए और जांच के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो उनका रजिस्टर मेंटेन कीजिए, कार्यालय में उनके पूरी की पूरी डाटा दीजिए और आप उनको रसीद दीजिए कागज़ की कि हाँ भाई इनको इतना ज़मीन दिया गया है। ठीक, तो ये आपको कौन बोलता, धारा 12। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है धारा 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले धारा 13 क्या बोलता है, यदि किसी भूधृति का विभाजन होता है तो लगान का भी विभाजन होगा। देखिए मतलब समझिएगा, जैसे कोई रैयत है एक, इसने क्या किया, कुछ जमीन को दूसरे को भी बांट दिया, 20 बांट देना मतलब क्या, दूसरे को दे दिया। तो अब ऐसा नहीं है, ये पूरा जमीन इसका था एक को, अब इसने कुछ जमीन इसको दे दिया, तो अब इसका जो लगान ये 10,000 पे कर रहा था, तो अब ये 10,000 का विभाजन भी रेशियो में होगा, अनुपातिक होगा, यानी कि जितना जमीन इसको दिया उसके अकॉर्डिंग इसको भी लगान वसूल चुकाना होगा। ठीक, तो यही आपका धारा नंबर 13 का था। तो यदि किसी भूधृति का विभाजन होता है तो लगान का भी विभाजन होगा। तो पूछा जाएगा जो लगान के विभाजन की बात की गई है भूधृति का, ठीक है, वो किस धारा में की गई, तो धारा नंबर 13 में। नेक्स्ट धारा 14 की अगर हम बात कर लें, कोई भूमि जहां निवास गृह, निर्माणशाला, स्थायी वन भवन निर्मित किया गया है, स्थायी उद्यान, बगान, नहर, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान, मुंडाली, खुंड कंटी, भूयारी, ये जमीन को पूरा, देखिए मतलब धारा 14 ये सिंपल सा कहता है कि यदि कोई भी भूमि पर, ठीक है, कोई निवास गृह बना दी गई है, निर्माणशाला कर दी गई है, या स्थायी भवन बना दी गई है, कोई बगान बना दी गई, नहर बना दी गई, पूजा स्थल बना दिया, शमशान, कब्रिस्तान, मुंडारी, खुंड कट्टी, भूयारी, ये जमीन को, तो भाई इस जमीन को ये पुनर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उस जमीन का जो मेन मालिक है, जो भूस्वामी है, उस जमीन पर फिर अपना हक नहीं जता सकते कि आप उनको जमीन वापस कर दीजिए, वहाँ पे वो कुछ और काम करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये निर्माण हुआ है तो ये है आपका निवास गृह, निर्माण सारा स्थायी। तो ये आपको दे करके ये स्टेटमेंट पूछेगा कौन सा धारा आपको ये बोलता है, तो धारा नंबर 14 होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा अंतिम धारा 15 आएगा, जो आपके अध्याय 3 को कंप्लीट कर रहा होगा। इसमें बात की गई है कि धारा 11 से, आपका धारा 11 क्या कह रहा था कि जो भूधृति का मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसको दिया जा रहा था। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। तो धारा 11 से देखिए, अगर एक बात तो याद रखिएगा कि पार्ट 1 का जो वीडियो जिन्होंने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से, 2 मार्क्स आपके 2 क्वेश्चन सीएनटी एक्ट के उसी वीडियो से आएंगे, ये 110% मैं आपको बोल दे रहा हूँ आज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 4, और अध्याय 4 में टोटल हम लोग स्टार्ट करेंगे धारा 16 से लेकर धारा 36 तक, टोटल धाराएं डिस्कशन करेंगे। और मेन इस धारा का जो विषय है, ठीक है, इसका जो विषय है, सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें रैयत की बात की गई है। हमने 3 टाइप के रैयत की बात की थी। अधिभोगी रैयत कहाँ देखा था हमने, धारा नंबर कौन से, आप अगर आपको देखिए इस तरह से आप जब तक रिकॉल, जैसे रैयत देखेंगे तो हमने रैयत की बात किस में की थी, धारा नंबर 4 में देखा था। कस्तकर का क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें पहला था भूधारक, उसके बाद था रैयत और दर, और उसके बाद था मुंडारी, खुंड कट्टीदार। ये रैयत ही कस्तकर होते हैं, इसके टाइप हो गए भाई। देखिए यही चीज़ मैंने पार्ट 1 में बताया था और यही चीज़ आपका धारा 4 भी का था। इस तरह से अगर चीज़ों को पढ़िएगा ना, मुझे बहुत आसानी हो गया आपको भी पढ़ने में, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे जिस तरह से आसान लगते हैं सीएनटी एक्ट, उसको भी आपको बस अगर फील करके पढ़ते हैं तो इसमें आपका बात की गई है, विषय इसका जो मेन रखा गया अध्याय 4 में, इसमें रैयत की बात की गई है। पूरा रैयत की जो बात, जो भी रैयत को अधिकार होगा, क्या अधिकार नहीं होगा, कितने चीज़ों, कितने साल, सब कुछ आपके इस अध्याय 4 में 16 से लेकर 36 में खत्म कर दिया गया। तो हम इसे ही अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, धारा आपका 15 शायद मिस हो गया। ठीक है, मैं धारा 15 को क्लियर कर दूँ। देखिए क्या बोलता है, यदि धारा 11 से, मैंने अभी आपको बताया कि 11 क्या बोलता है, मैंने इसको शायद ये पूरा क्लियर नहीं किया था, आगे बढ़ गया था। 11 क्या कहता है, 11 आपको क्या कह रहा था कि जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, जिसको क्या किया गया, ज़मीन ट्रांसफ़र किया गया। तो किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होने पर भी, अब देखिए कोई भी ज़मीन को क्या किया गया है, इस बंदे ने क्या किया, इसको ज़मीन बेच दिया है, ठीक है। अब इसका जो है पूरा का पूरा खाता डिटेल एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया गया है। रजिस्ट्री जो है ज़मीन की होती है वो पूरा कार्यालय में भी रख दी गई है और इसका भी एक कॉपी इसको दे दिया गया है। बट इसके बाद भी अगर सरकार चाहे तो इसकी ये ज़मीन को सरकार ले सकती है पब्लिक वेलफेयर में, यानी पब्लिक के देख रेख, मतलब पब्लिक के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो उस ज़मीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पटरी बिछानी हो, ठीक है,
या फिर कोई मतलब कि गार्डन बनाने हो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, या फिर कोई कारखाना, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो उस ज़मीन पे अपना हक अदा कर सकती है, ले सकती है, बदले में आपको जो है उस ज़मीन की कीमत भी वो सरकार देती है। ठीक है, तो ये आपका धारा 15 मतलब बोला जाएगा कि भूस्वामी को जमीन वापस लेने का अधिकार प्राप्त है, ये ऐसा कौन सा धारा कहता है, तो धारा नंबर 15 कहता है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। तो धारा नंबर 16 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बोला गया धारा नंबर 16। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार आपके जेपीएससी में ये धारा से आपके सवाल पूछे जाएंगे फिर से। अगर कोई रैयत लगातार 12 साल तक किसी भूमि पर खेती कर लेता है तो उस रैयत को अधिभोगाधिकार, मतलब समझिएगा क्या बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि कोई भी रैयत, ठीक है, रैयत यानी कि इसको ज़मीन मिला है ज़मींदार से, एग्जाम्पल अगर मिला है और इस रैयत ने लगातार 12 साल तक खेती कर लेता है उस भूमि पर, तो उस भूमि पर पूरा का पूरा अधिकार रैयत का हो जाता है, पूरा का पूरा अधिभोगाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो पूछा जाएगा कौन से धारा के अधीन रैयत को 12 साल तक उस भूमि पर खेती करने के बाद उस भूमि पर उस रैयत का पूरा अधिभोगाधिकार हो जाता है, ऐसा कौन सी धारा बोलता है, तो आपका धारा नंबर 16 कहता है। और धारा नंबर 16 किस में आएगा, धारा अध्याय 4 में आएगा। ठीक, एक बार हम आपको रिकॉल करवाना चाहेंगे भाई अध्याय 1 से। अध्याय नंबर 1 में कितने धारा हैं, तो 3 धारा हैं, 1 2 3। अध्याय नंबर 2 में आपके धारा 4 से लेकर के धारा 8 तक। अध्याय 3 में अभी हमने देखा धारा 9 से लेकर 15 तक, और अध्याय 4 में हम लोग देख रहे हैं 16 से 36 तक। दूसरा इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि कोई भी रैयत लगातार कितने सालों तक भूमि पर खेती करता है, तो उस भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार हो जाएगा, तो कितने सालों तक, 12 साल तक। एकदम फिक्स है, इस बार आपका सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। चलिए, धारा नंबर 16 क्लियर हो गया आपका। अब चलिए हम चलते हैं धारा नंबर 17 में। देखिए, हमारा यही तरीका पढ़ने का भी और पढ़ाने का कि एकदम आराम से चीज़ों को समझते हुए। धारा नंबर 17 कहता है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। यहाँ पे परिभाषा दी गई है धारा नंबर 17 में कि हम किसे बंदोबस्त रैयत कहेंगे। देखिए, बंदोबस्त रैयत आप किसको कहेंगे, ऐसा रैयत जिसने इस अधिनियम से पूर्व, यानी कि जो CNT एक्ट आपका बना था, इस एक्ट से पूर्व या इस एक्ट के बाद भी, ठीक है, इस एक्ट से पूर्व अगर 12 साल तक लगातार भूमि को धारण किए हुए है एवं खेती कर रहा है, तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। ये एक्ट बनने से पहले से ही अगर वो रैयत अगर वहाँ पर 12 साल तक लगातार खेती कर रहा था या कर रहा है, तो उस भूमि पर जो पूरा का पूरा अधिकार जो होगा उस रैयत का होगा, और उस रैयत को ही हम क्या कहेंगे, बंदोबस्त रैयत कहेंगे। क्लियर है मेरे भाई। मतलब बंदोबस्ती प्रथा जो आपका परमानेंट सेटल स्थायी बंदोबस्त से पहले, इस एक्ट से पहले, नॉट स्थायी बंदोबस्त, इस एक्ट से पहले कोई रैयत अगर 12 साल तक लगातार खेती किया है, तो उस भूमि पर भी, क्योंकि इस एक्ट में बाद में आपका धारा नंबर जो आपका 16 था वहाँ पे बताया गया है कि 12 साल तक जो खेती कर लेता है उसका वो ज़मीन हो जाएगा। इसलिए अभी आप देखते होंगे कि कोई भी सरकार 12 साल तक कभी भी, या कोई भी ज़मींदार आपको नहीं करने देगा, या आपको अभी भाड़ा भी कभी लोगे तो आप देखिएगा बहुत जल्द आपको 4-5 साल होते होते आपको रफा दफा करवा देते हैं, क्योंकि आप उस ज़मीन पर, उस घर पर आप अपना हक दिखाना, आपको अधिकार मिल जाता है। तो ये आपका एक्ट ही कहता है। तो इस एक्ट से बनने से पहले भी अगर किसी ने 12 साल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा। देखिए, अगर 16 नहीं आया तो 17 भी पूछेगा आपका। ठीक है, ये पूछेगा कैसे कि या तो आपको बंदोबस्त रैयत से तात्पर्य है, पहला परिभाषा ये पूछेगा, ऐसे रैयत जिसने अधिनियम के पूर्व, ठीक, दूसरा आपको दे देगा ऑप्शन में कि कितने साल, 12 साल दे देगा, इस तीसरे ऑप्शन में दे देगा बोथ है एंड भी सही है। इस तरह से आपको पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कितने सालों तक, ठीक है, कोई भी बंदोबस्त रैयत जो है कितने सालों तक अगर खेती कर लेता है, तो 12 साल। ठीक है, तो ये 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब बात करेंगे धारा 18। देखिए, धारा 18 भी परिभाषा से संबंधित है। ये किसको परिभाषित करता है, तो आपके जो भुइंयर हैं और मुंडारी खुंट कट्टीदार जो हैं का बंदोबस्त रैयत होना। मतलब समझिएगा मेरे, बंदोबस्त रैयत होना मतलब कि उनको बंदोबस्ती मिल जाना। देखिए, बंदोबस्ती का अर्थ अगर आपको मैं समझाऊं तो एक्चुअल मीनिंग क्या होगा बंदोबस्ती। ये ज़मीन जो है आपका नहीं था, ये मेनली ज़मीन सरकार की ही होती है। सरकार की अगर कह ले तो सरकार के भी बहुत सारे सब्सिडियरी आपने देखा होगा, जैसे कि आप अगर बात कर लें
सेल की हो गए या बीसीसीएल की ज़मीन आप सुनते होंगे, है ना, तो वो शाखा की ज़मीन है। और अगर आप उस ज़मीन पर अगर आपने 12 साल तक खेती कर लिए हैं तो वो पूरा का पूरा ज़मीन पर आप पूरे हकदार होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन बंदोबस्त रैयत होगा। मुंडारी खुंड कट्टीदार का परिभाषा आपको समझ में आ रहा होगा, भूंइयर भी। तो किस भूंइयर को हम बंदोबस्त रैयत कहेंगे और मुंडारी खुंड कट्टीदार का बंदोबस्त रैयत कहेंगे। मतलब जो परिभाषा क्या इसकी होगी, ये परिभाषा कौन से धारा में दी गई, तो धारा नंबर 18 में दी गई। भाई ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो अब बात करेंगे किसको हम बोलेंगे, भूंइयर बंदोबस्त रैयत या फिर मुंडारी खुंड कट्टीदार बंदोबस्त रैयत। हम किसको बोलेंगे कि अगर कोई भूंइयर या फिर कोई अगर मुंडारी खुंड कट्टीदार ने 12 साल तक जंगल साफ कर खेती किया है तो उसे उस जमीन का हक मिल जाएगा, यही बंदोबस्त रैयत कहलाएगा, ठीक मेरे भाई। तो धारा नंबर 18 कितने साल तक, 12 साल। ये 12 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे धारा नंबर 19 की बात करेंगे, बंदोबस्त रैयत। अब जिनको बंदोबस्त रैयत का अधिकार मिल गया, ठीक है, जिनको मतलब बता दिया गया कि ये बंदोबस्त रैयत है, उसको क्या अधिकार प्राप्त है, उसकी जो बात की गई आपकी धारा 19 में बात की गई है। तो किनको, देखिए, भूंइयर को बंदोबस्त रैयत मिला, मुंडारी खुंड कट्टीदार को मिला, और उनको मिला जिन्होंने 12 साल तक लगातार खेती कर लिया है। कब, सीएनटी एक्ट बनने के बाद या फिर सीएनटी एक्ट बनने से पूर्व भी अगर उसने खेती किया है लगातार 12 साल तक। तो धारा 19 क्या बोलता है उनके लिए कि वैसा व्यक्ति जिसे धारा 17 या 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत माना गया है। मतलब कि इस गांव में मान लेते कि मुंडाओं ने जंगलों को साफ कर उसका पूरा खुंड, पूरा समुदाय जम गया, मतलब कि आए और बस गए हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका बाप का ये ज़मीन है, तो सिंपल सी बात है उसका बेटा का ये ज़मीन होगा कि नहीं होगा, उसको अधिकार होगा। तो इसके अलावा इसका 3-4 बेटे होंगे भाई, तो पूरा का पूरा इसका ही पूरा खुंड मतलब कुल, समझ रहे हैं ना भाई, आपकी स्कूल के बोलते हैं ना, पूरा आपका पूरा परिवार हो गया, या आप बोल सकते हो क्या बोले इसको, जैसे गोतिया बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हो गया, ठीक। तो वैसा व्यक्ति जिसे धारा 17 या 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत माना गया, तो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि पर अधिभोगाधिकार होगा। मतलब उस भूमि पर पूरा का पूरा उसका अधिभोगाधिकार, मतलब पूरा का पूरा उसका अधिकार होगा, ठीक है, उस गाँव में उसके उतनी जमीन पर। तो ये अब क्वेश्चन कैसे पूछा है कि बंदोबस्त रैयत के अधिभोगाधिकार की चर्चा की गई है किस धारा में, तो धारा 19 में की गई है। चलिए धारा 20 आपके सवाल नहीं आएंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन जेपीएससी, और बाकी सीजीएल वगैरह के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है हमारी नोट्स। तो भाई बात करेंगे, अच्छा जिनको झारखंड की कंप्लीट हिस्ट्री नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी। इतने दूर तक मुझे पता नहीं कि किसी ने वीडियो पूरा देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, 4902 पे व्हाट्सअप करिएगा। झारखंड की कंप्लीट हिस्ट्री लाइव लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और जो नोट्स नहीं बना सकते उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, बहुत ही कम पेमेंट मैं रखता हूँ, 99 रुपीज़ ओनली, ठीक है। बात करते हैं धारा 21 में, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के क्या अधिकार। देखिए जो अधिभोगी रैयत जो हैं, जिनको अधिकार मिल गया भूमि पर, उसमें कुछ अधिकार जो परमानेंट उनको दिए गए हैं, मतलब क्या उनको दिए गए हैं इसको हम देख लेते हैं, वही बताया गया क्या, और भी चीज़ें समझ में आएगी थोड़ा सा जब मैं इसको और भी थोड़ा सा क्लियर करूँगा। कोई रैयत है अगर अपनी भूमि को कोई स्थानीय रीति से, स्थानीय रीति मतलब कोई आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कोई परंपरा चल रही, उस कारण से अगर उस भूमि पर अगर आप उस भूमि को किसी वहाँ के किसी को दे दिए हो, ठीक है, ज़मीन किस पर्पज़ से, जैसे कि कृषि करने के लिए दे दिए, स्थानीय रीति हो गए आपके। अब स्थानीय रीति को समझिएगा क्या क्या रीति आपके ऑप्शन में दे देंगे 3 इसमें से, और ये चौथा कुछ और दे देगा, आपको पूछेगा निम्न में से कौन भिन्न है अकॉर्डिंग टू धारा 21 या फिर भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार से, ठीक है। तो क्या हो गया, कृषि के लिए या फिर ईंट और खपड़ों के निर्माण के लिए, पानी पीने के लिए, घरेलू या फिर कृषि या मत्स्य पालन के लिए, या फिर बांध निर्माण के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, भवन बनाने के संदर्भ में कर सकते हैं। तो ये पहला स्थानीय रीति, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये स्थानीय रीति। अगर कोई रैयत मतलब वो बंदोबस्त रैयत को चाहे तो उनको ये अधिकार दिया गया कि वो स्थानीय रीति से कोई भी कस्तकरी क्या हो गया, वो भी एक रैयत ही हो गया, वो ये जो बंदोबस्त रैयत है जिसको पूरा जमीन इतना गाँव का मिला हुआ पूरा अधिभोगाधिकार मिल गया क्योंकि इसने 12 साल तक यहाँ पर जमीन पर खेती किया, तो इसको पूरा हक हो गया। अब कुछ इतना सा ज़मीन जो है ना, ये चाह रहा है ये बंदा जो है, इसको हम दे देते हैं कुछ स्थानीय रीति से। किस कारण वो चाह रहा है कि कृषि यहाँ पे करे या मत्स्य पालन के लिए, तो वो जो बंदोबस्त रैयत है ये ऐसा कर सकता है, कौन से, अकॉर्डिंग टू धारा 21 ऐसा इसको अधिकार देता है। बात करेंगे धारा 22 की, इसमें जो बात की गई है बेदखली की। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेदखली किसको बोलते हैं।
बेदखली हम उसको बोलते हैं कि किसी को भी उसके अधिकार से हटा देना, मतलब आपको ये संपत्ति दी गई थी, अब जो है आप इस संपत्ति से बेदखल कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना, तो कितना बड़ा टेंशन आपको होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो ये बात की बात है। बात करते हैं धारा 22 क्या बोलता है कि कोई अधिभोगी जो रैयत है, अधिभोगी रैयत जिसका पूरा अधिकार है उस जमीन पर, सामाजिक रीति से खेती करते आया है, ठीक है, खेती करते आया हो, तो उसे भूस्वामी द्वारा जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। देखिए समझिए मेरे भाई, अभी हमने देखा स्थानीय रीति से इस बंदोबस्त रैयत ने इसको दिया, किस लिए, स्थानीय रीति से। तो इसको जो जमीन मिला था जिस जमींदार से, तो ये जमींदार जो है ना इसको उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकता अगर इसने स्थानीय रीति के पर्पस से दिया है। स्थानीय रीति के पर्पस से यानी कि कृषि कार्य के लिए हिट, ये पूरा का पूरा स्थानीय रीति, अगर इसमें से कोई भी एक कारण के लिए दिया है तो उसको उस संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा उसका अधिकार उस पर होगा। अगर इसमें से कोई अगर अदर रीजन के लिए दिया होगा अगर, तो फिर उस चाहे उसका जो भूस्वामी है, ठीक है, जो मालिक है, वो उस जमीन को वापस ले सकता है। ठीक है, इतने क्लियर है। ये कौन सा बोलता है आपका, धारा नंबर 22 है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोल रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदखली की बात की गई है, पूछा जाएगा कौन से धारा बोलता है, तो धारा नंबर 22 बोलता है भाई। देखिए ये आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा, तो धारा 22 याद रखिएगा। बेदखली के बारे में बात की गई है, किसको, अधिभोगी रैयत को, कब, जब वो सामाजिक रीति या फिर स्थानीय रीति से अगर वो खेती का उपयोग करता तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 23 क्या बोलता है, यदि कोई रैयत की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यदि कोई रैयत है जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पूरा अधिकार क्या होगा, उसका जो वंश है, उसका पुत्र है तो उसको हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस उसका कोई पुत्र नहीं है, मान लेते, चलिए मानते हो कि कोई उसका पुत्र भी है, लेकिन बुढ़ापे पे उसने क्या किया, उस पुत्र ने उसका देखभाल नहीं किया, तो ये बूढ़ा आदमी ने क्या देखा कि कोई उसका और बंदा बगल वाला उसका पूरा सेवा किया, तो ये मरते टाइम क्या करता है कि इसका पुत्र है, देखा कि नालायक है साला, कुछ किया इसने नहीं है, इसका ना तो सेवा किया ना तो कुछ भी किया, बुढ़ापे में देखा तक नहीं, और मरने के टाइम पे इसने क्या किया, इसके ज़मीन पर अपना हक जताना है। तो ये जो है आदमी ने, इसका जो सेवा किया था इसके बगल वाले किसी आदमी ने, तो ये इसके नाम पे क्या करता है, वसीयत, यानी बोल सकते इसको दान दे देता है, एक लिख के दे देता, वसीयत लिख देता अपनी पूरी संपत्ति को इसके नाम पर, इसको हम बोलते हैं वसीयत। ठीक है, यानी कि वारिस संबंधी लिखित आदेश मरने के समय लिख के चला जाता है, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए, उसको हम बोलते हैं वसीयत। ये क्लियर हो गया। तो कोई रैयत मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके अधिभोगाधिकार या तो उसके वंश या तो उसका कोई पुत्र है तो उसको मिल जाएगा। अगर उसने किसी को वसीयत लिख दिया है तो पूरा का पूरा अधिकार जो हो जाएगा उस संपत्ति पर उस वसीयत को भी होगा, या तो उसका वंश उसके पुत्र है तो उसको पुत्र को मिल गया तो फिर ठीक है, अगर वसीयत नहीं दिखा, और अगर उसने वसीयत लिख दिया तो उसका जो पुत्र है वो उस पर वो अधिकार नहीं दिखा सकता, उस वसीयत का ही पूरा अधिकार होगा, ऐसा धारा नंबर 23 कहता है। ठीक, तो पूरी की पूरी इसमें छूट है, अगर रैयत किसी के नाम पर भी अगर संपत्ति लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। बात करेंगे धारा 23 क्या बोल रहा है। धारा 23 का में जो बात की गई है, यदि अधिभोग ने विक्रय किया है या दान किया है वसीयत को, लेन देन किया है, विनिमय किया है, अगर स्थानांतरित वो करते हैं, यानी कि मतलब वो नाम उनके लिख दिए हैं ज़मीन को, तो उसका भी क्या होगा, रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कार्यालय में, रजिस्टर यानी कि पूरा कागज, पूरा लिखित दस्तावेज के साथ ये सारा मेंटेन किया जाएगा। ये 23 का ठीक है, 23 का बोलता है धारा का, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट धारा 24 से 36 जो है ये आपका लगान का निर्धारण किया गया, यानी कि इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट किया जो है आपका, उसका बात करता है धारा 24 से 36। क्या बोलता है कि जो जोत है यानी कि लैंड होल्डर, जिन्होंने ज़मीन लिया है किस लिए, खेती करने के लिए, बदले में वो क्या कर रहा है, लगान चुका रहा है। तो जब बंटवारा होता है, ठीक है, तो बंटवारा के बाद लगान में मान लेते भाई इतना ज़मीन है हमने लिया, अब हम इस ज़मीन, मेरे बहुत 5-6 भाई है, ठीक, तो अब इस ज़मीन का क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। तो बंटवारा करने के बाद अब इस लगान में अगर वृद्धि जो होगी तो ये पूरा वृद्धि करने का जो है अधिकार उपायुक्त यानी कि डीसी के पास होगी, या तो वो लगान को कम भी कर सकता है या लगान को वृद्धि भी कर सकता है। ये आपका धारा 24 से 36 है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अध्याय होगा हमारा 5, जिसमें केवल एक धारा पढ़ना है, धारा 37, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। धारा 37 में क्या बोला गया है कि जो CNT एक्ट जो अधिनियम है उसमें जो अधिकार की बात की गई है, किसके अधिकार की, जो अधिभोगी रैयत है, यानी जो रैयत के, अभी हमने अधिभोगी जो रैयत के अधिकार की हमने बात की, यानी कि क्या बात की थी कि 12 साल तक अगर वो खेती कर लेता है, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या बोलता है आपका धारा 37, बोलता यह है कि इस अधिनियम में जो अधिभोगी रैयत को अधिकार प्राप्त है वो सभी अधिकार आपके खूंट कट्टी रैयत को भी होगा। ठीक है,
खूंड कट्टी रैयत को भी होगा। तो आपसे कैसे ये सवाल करेगा, आपसे पूछा जाएगा कि खूंड कट्टी के जो रैयत का अधिकार की बात की गई है किस धारा में की गई है, तो धारा नंबर 37 में की गई है। ठीक है मेरे भाई। तो अब हम बात करेंगे अध्याय 6, और अध्याय 6 में हम बात करेंगे टोटल 38 से लेकर के 42 धारा। और ये अध्याय का जो विषय है इसमें हम बात करेंगे, इसमें अनाधिभोगी रैयत की बात की गई है। मतलब कि जो रैयत को अनाधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी का मतलब समझिए कि उसका जो है अधिकार नहीं होगा। देखिए खेती तो करेगा वैसा रैयत जो वहाँ पे खेती कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अनाधिभोगी रैयत। पार्ट 1 में बहुत डिटेल से समझा है इसको। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या धाराएं बनाई गई, क्या क्या नियम बनाए गए। तो 4 धाराएं देखेंगे, धारा 38 देखेंगे, 39 देखेंगे, 40 और 41 और 42। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 38 से। तो धारा नंबर 38 क्या बोलता है, जो अनाधिभोगी रैयत है यानी कि जो नॉन ऑक्यूपेंसी है, मैंने डिटेल बताया पार्ट 1 में, यानी जो अनाधिभोगी रैयत है और उसके जो भूस्वामी है जिसने इसको जमीन दिया है खेती करने के लिए, बदले में क्या कर रहा है ये अनाधिभोगी रैयत यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या कर रहा है, इसको लगान चुका रहा है। तो जो लगान चुकाएगा इन दोनों के बीच क्या होता है, एक करार होता है, और उस करार पे मतलब डिसाइड किया जाता है कि आपको इतना लगान पे करना है। तो ये जो आपको बोलता है इनके बीच का जो लगान का जो करार होगा वो आपका धारा नंबर 38 बोलता है। ये क्या बोलता है कि अनाधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान का दर तय किया जाएगा, ये धारा 38 बोलता है। देखिए अध्याय 6 से फिक्स है, इस बार जेपीएससी से एक धारा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एकदम गार्ड मान लीजिए धारा नंबर 41 आपका एग्जाम में आ रहा है इस बार। ठीक है, धारा 39 क्या बोलता है, जो आपके अनाधिभोगी रैयत हैं जो उसी तो जो अनाधिभोगी रैयत है ये क्या करेगा, लगान चुकाएगा किसको, भूस्वामी को। और क्या प्रोसेस होगा, सेम जैसे कि अधिभोगी रैयत जो थे जिनको पूरा अधिकार होता है जमीन पर, इनको जमीन पर अधिकार नहीं होता। हालांकि ये खेती कर सकते हैं जितने समय के लिए इनको जमीन दिया गया है, और बदले में इनको क्या करना, लगान चुकाना, बट ये उस जमीन पर अपना अधिकार कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। तो सेम जो प्रोसेस से आपका जो अधिभोगी रैयत जो लगान चुका रहे होते हैं, सेम उसी प्रोसेस पर अपने जोत के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं उसके बदले वो लगान चुकाएंगे। मतलब दोनों का प्रोसेस लगान चुकाने का सेम होगा, वही अनाधिभोगी ये आपका धारा 39 बोलता है। धारा 40 में क्या बोला गया इसको समझेंगे बाद में, पहले 42 धारा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। देखिए धारा 41 क्या बोलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एकदम लिख लीजिए। अनधिभोगी रैयत को बेदखल कब कर सकते हैं, आपका 41 जो धारा नंबर 41 है ये बोल रहा है कि हम कब अनधिभोगी रैयत को उसके जो जमीन से उनको बेदखल कर सकते हैं। तो पहला सवाल यही कि अनधिभोगी रैयत को बेदखल करने की जो बात की गई है किस धारा में की गई, तो धारा 41 में। और कब की गई है, 3 दे दिया जाएगा ऑप्शन में, चौथा कुछ और डाल दिया जाएगा। तो आपको टिक करना है कि जो गलत है चौथा ऑप्शन होगा। या फिर आपसे बोला जाएगा पहला जो आपके जो रीज़न है बेदखल करने का, कि अगर उसने तीसरे वर्ष में, ठीक है, तीसरे वर्ष, एक मिनट मेरे भाई समझिएगा, तीसरे वर्ष जो है, अगर देखिए कोई जो आपके अनधिभोगी जो रैयत है, इसको समझिएगा एग्जाम्पल से, ये भूस्वामी है आपके, ठीक है, यानी कि ये हम इसको बता दे रहे, ये ज़मींदार है आपका, ठीक है, जहाँ से ज़मींदार, और ये आपका रैयत है, ये बंदा छोटा सा मैं बना रहा हूँ इसके साइज, क्योंकि ये भाई लगान इसको चुकाना पड़ता है। तो ये अनाधिभोगी रैयत है, ए से अनाधिभोगी, आर से हो गया रैयत। अब यहाँ पे निश्चय किया गया था इसको लगान चुकाना है भाई, ठीक है, 10,000 रुपये सालाना चुकाना था, बट इसने क्या किया, 2 वर्ष तक लगान नहीं चुकाया है। तो तीसरे वर्ष के 3 महीने तक, याद रखिएगा ये चीज़, कितने दिन, 90 दिन, यानी कि 3 महीने। और कब, तीसरे वर्ष, ये भी याद रखना है। तो तीसरे वर्ष 90 दिन के अंदर अगर पिछले 2 वर्षों का, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपया हो गया 2 वर्षों का, और तीसरे वर्ष का भी अगर लगान चुकाने में असफल रहता है तब उसको बेदखल किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा डाटा सीधा फैक्ट कब, तो तीसरे वर्ष कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, कितने सालों का, पिछले 2 वर्षों का लगान नहीं चुकाने पे इसको क्या किया जा सकता है, बेदखल किया जाता है। दूसरा रीज़न होगा उचित लगान निर्धारित की गई, अगर जो लगान उनका जो निर्धारित किया गया अगर वो चुकाने में असफल होता है, सहमत नहीं हो पाता है, ठीक है, तब भी क्या किया जाएगा, उसको वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। मतलब इनको सेट किया गया था 10,000 आपको लगान चुकाना, अगर आप नहीं चुका पा रहे तब भी आप बेदखल आप किए जाएंगे। तीसरा जो कारण है, गलत तरीके से आपने उस जमीन को क्या किया गया, रजिस्ट्री करवा लिया, तो भी आपको वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। चौथा रीज़न जो है, जो भूस्वामी के बीच आपके और भूस्वामी के बीच जो शर्तें जब
जब आपको ज़मीन दी गई तो कुछ शर्त रखी गई, तो अगर आप उस शर्त का पालन नहीं करें तब भी आपको बेदखल किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। धारा 42 क्या बोलता है? देखिए धारा 42 जो बोलता है हमें कि अगर रैयत ने उचित समय में, ठीक है, जो डेट फिक्स किया गया था उस समय ही और जितना लगान निर्धारित किया गया था, मान लेते 10,000, तो वो भूस्वामी को देने से इनकार करता है, ठीक है, उचित समय पर नहीं देता है या फिर जितना लगान निर्धारित किया गया था उतना अगर नहीं देता है, तो जो भूस्वामी है उपायुक्त के पास जाकर उनके कार्यालय में आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, और जांच के बाद उपायुक्त जो है रैयत की बेदखली करने, मतलब सारा चेक करेंगे कि हाँ भाई सही बात है कि इन्होंने लगान चुकाया नहीं है, सही टाइम पे ये पेमेंट नहीं कर रहे। अगर ये सही टाइम पे कर रहे होंगे तो उनको वहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा उस ज़मीन से। लेकिन अगर देखा जाए कि इन्होंने निर्धारित लगान नहीं चुकाया है उचित समय पे, तो उपायुक्त को पूरा पावर होता है उनको बेदखल करने का या फिर ना करने का, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि जो बेदखल किए जाएंगे जब अनाधिभोगी रैयत को, ये कौन कर सकता है? तो आपके उपायुक्त कर सकते हैं। ये भी आपके ऐसे पूछ सकते हैं सवाल। और ये उपायुक्त करने का अधिकार दिया गया है किस धारा में? तो धारा नंबर 42 में दिया गया। अब धारा 40 देख लेते हैं कि अनाधिभोगी जो रैयत की जो लगान में वृद्धि नहीं किया, देखिए बोला गया कि अनाधिभोगी रैयत की लगान में वृद्धि नहीं किया जाएगा अगर उससे धारा 42 का दिन पर करार को उल्लंघन। देखिए बोला गया कि अगर कोई अनाधिभोगी रैयत ने अगर सही टाइम पर लगान चुका रहा है तो कोई भूस्वामी उसके लगान में वृद्धि नहीं। जैसे कि हमने आपको ज़मीन दिया और हमने बोल दिया कि आप, मैंने मैं डीसी के उपायुक्त के पास गया, उन्होंने उनको एप्लीकेशन लिखा कि आपके बारे कि आप जो है लगान चुका नहीं रहे, हालांकि आप लगान चुका रहे तो सही टाइम पे। तो डीसी जो ऑफिस गए कार्यालय में, वहाँ के सारे ऑफिसर ने सारी चीज़ें चेक की तो पता चला कि नहीं आप लगान चुका रहे सही, और बदले में मैंने आपको क्या बोला, आपने लगान नहीं चुकाया तो इसलिए आपके जो है लगान में 2,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। कब? जब आपने सही चीज़ें फॉलो की होगी, धारा 42 के अकॉर्डिंग आपने लगान चुका रहे होंगे टाइमली। तो ये आपका बोलता धारा नंबर 40 में आपका अधिकार है कि आपके लगान में वृद्धि नहीं की जाएगी जब आप सारी चीज़ें नियमावली धारा 42 के अकॉर्डिंग की होंगी। तो भाई आपका जो अध्याय नंबर 6 भी आज हम यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 7 में केवल एक धारा है जिसमें आपको धारा नंबर 43 पढ़नी है, और धारा नंबर 43 की सबसे खास बात क्या है कि इसमें उस भूमि की बात की गई है जो लगान फ्री है। मतलब उस भूमि जहाँ पे आपको लगान नहीं चुकाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब समझिएगा जिसमें आपको कोई भी लगान की मतलब आपको वहाँ से लगान पे करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं रखा जाएगा कि आपको इसके बदले आपको पेमेंट करना है। वो भूमि कौन सी होगी? स्थानीय प्राधिकार यानी कि लोकल जो अथॉरिटी है, या फिर रेलवे कंपनी जो रेलवे है आपको, उन्होंने अगर भूमि को ले रखा तो उनको कोई वहाँ पे उनको लगान चुकाने का कोई सिस्टम नहीं होगा, वो लगान फ्री भूमि मानी जाएगी। ऐसा धारा 43 कहता है। तो पूछा जाएगा धारा वह कौन सी धारा जिसमें उस भूमि की बात की गई, जिसमें भूमि की बात की गई कि वह लगान मुक्त होगी? तो धारा 43। और किन के लिए स्थानीय यानी कि लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि जो राज्य सरकार की कोई भी बॉडी होगी, अगर उनकी बॉडी को कोई ज़मीन की ज़रूरत है तो उस ज़मीन को वो अगर लेते हैं तो उसके बदले उनको कोई लगान नहीं चुकानी होगी। कोई रेलवे लाइन बिछानी है रेलवे को तो उनके बदले उनको कोई लगान नहीं देना होगा। कोई छावनी कैंप यानी कि सैनिकों का कोई स्थान है तो उसके बदले वहाँ पे सैनिकों की छावनी बना दी गई तो वहाँ पे कैंप बना दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उनको उस ज़मीन के बदले उनको लगान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भीतर सरकार की जो भूमि होगी, ये सारी भूमि क्या होगी? लगान फ्री मुक्त होगी। ऐसी भूमि जिसका उपयोग सड़क, नहर, तटबंध, बांध के रूप में भी किया गया तो उस भूमि पर भी लगान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धारा 43 बोलता है। नेक्स्ट आपका अध्याय नंबर 8 और धारा 44 से लेकर के 51 तक, ठीक। तो भाई इसमें हम बात करेंगे अध्याय 8 क्या बोलता है आपका। हाँ, तो 44 से 51 यहाँ पे धारा जो बात की गई है, इसकी जो विषय है जोतों और भूधृतियों के पट्टे। मतलब देखिए जोतों और भूधृतियों का मतलब एक ही है, जिसने ज़मीन ली है भूस्वामी से और बदले में ये क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, और उसके बदले ये क्या कर रहे हैं? लगान चुका रहे किसको? भूस्वामी को। यही हो गए जोत और भूधृति। तो अब पट्टे की बात करें। पट्टे मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, कागज में लिखित पत्र देना, कि पूरा डॉक्यूमेंट उसमें लिख करके देते हैं कि कितना ज़मीन दिया गया है, कितने दिन के लिए दिया है, कितना लगान है, कितने जो चीज़ें शर्त है वो एक रिटन फॉर्म में एक दस्तावेज होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पट्टा। तो जो है उसकी बात की गई है, और साथ के साथ जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है ज़मीन को, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है आपके अध्याय नंबर 8 में 44 से 51। तो हम पूरा 44 से 51 में क्या कौन कौन से धारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, धारा नंबर 44,
धारा नंबर 46, धारा नंबर 48, ये 3 धारा आपको लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। धारा 44 क्या बोलता है? कोई भी रैयत है, रैयत को अपने भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कि कोई भी रैयत को ज़मीन मिला है खेती करने के लिए, कुछ समय के लिए, कितना क्षेत्रफल में वो खेती करेगा, कितना लगान पे करेगा सालाना, वो कोई या फिर किस्त में पेमेंट करेगा, ठीक है, या फिर अगर वो लगान के बदले वो कोई सामान के थ्रू वो पेमेंट करेगा, तो वो सारा का सारा चीज़ एक रिटेन डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा जिसको पट्टा कहेंगे। और वो रिटेन डॉक्यूमेंट कागज जो है भूस्वामी के साथ साथ इस रैयत के पास भी होगा। ये अधिकार की बात की गई है धारा नंबर 44 में, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। धारा नंबर 46 में क्या बोला गया है? इसी धारा में रैयत में सबसे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट धारा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं, अगर बनने के होंगे तो पूछा जाएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। पूछा जाएगा वह कौन सी धारा है जिसमें सबसे पहली बार एसटी के साथ साथ एससी और ओबीसी की भी बात की गई है, कौन सी धारा में? तो धारा नंबर 46 में, ठीक है। आएंगे धारा नंबर 48 में, जो भूइंहरी है, ठीक है, जो भूइंहरी कुटुंब यानी कि सदस्य है या जनजातीय समुदाय के लोग हैं जो भूइंहरी में, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत 1869 के छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के अंतर्गत ये अपने जमीन का पूरा जमीन या उसका कुछ भी भाग को क्या कर सकता है? बेच नहीं सकता। ये धारा नंबर 48 का था, ठीक है मेरे भाई। अध्याय 9, चलिए अध्याय 9 में देखेंगे, यानी कि चैप्टर 9 है, जिसमें हम बात करें जो सेक्शन है, जो धारा है आपके, धारा 52 से लेकर के धारा 63 तक। तो भाई यहाँ पे आपके जो है सवाल आपके जो एग्ज़ाम में कैसे बनेंगे, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आई होप कि क्लियर आ रही होगी सारी चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा बस ये धारा में, फिर भी मैं आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ इसमें क्या बात की गई। चलिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। इसकी जो विषय है इस धारा इस अध्याय 9 में, इसमें बात की गई जनरल प्रोविज़न एज टू रेंट, मतलब कि वो सारी प्रोविज़न की बात की गई है जो लगान के जो उपबंध है, यानी कि जो जनरल प्रोविज़न होगी रेंट की, यानी जो लगान संबंधी साधारण जो उपबंध है, पूरा का पूरा लगान का जो सिस्टम क्या होगा, क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं, वो आपके अध्याय 9 में 52 से लेकर 63। और इसमें कौन कौन से हम सेक्शन देखेंगे, धारा देखेंगे, धारा 52 देखेंगे, धारा 58 देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे धारा 61, ठीक है, और इसके बाद एक और धारा हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धारा नंबर 63। और यहाँ से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक सवाल इस अध्याय से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये आपका धारा नंबर 52 से बहुत चांसेस हैं आपके जेपीएससी के प्री में आपके पेपर में फंस सकते हैं, ठीक। तो 52 की बात करते हैं, क्या यहाँ पे बोला गया है? धारा 52 बोलता है कि अगर कोई लगान, अगर नहीं दिख रहा तो भाई, अगर कोई लगान, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बोला गया, पहले पढ़ लेते हैं। अगर कोई लगान एक बार में नहीं चुका सकता है तो हर 3 महीने में लगान का 25% भुगतान करेगा, और 4 समान किस्तों में लगान चुका देने की प्रक्रिया की बात की गई। देखिए किसी को भी अगर किसी जमींदार ने या फिर भूस्वामी ने ज़मीन दिया है लगान पर, ये लगान 100 रुपया रखा गया सालाना, बट ये सालाना 100 रुपया नहीं दे सकता है, तो यहाँ पे ये आपका धारा जो आपका है 53 जो 52 धारा कहता है कि आप जो है इस 100 रुपया को 4 किस्त में दे सकते हैं, हर 3-3 महीने में 25 रुपया करके, मतलब 25%। तो कितने किस्त में? 4 किस्त में, ये भी पूछ सकते हैं। कितने परसेंट? तो 25%, ठीक है। कौन सा धारा? तो धारा नंबर 52, ये आपकी बात की गई है, क्लियर, बस यही बात की गई है आपको। अब धारा 58 में क्या बोला गया है कि अगर किसी वर्ष लगान के भुगतान नहीं होने की स्थिति में उस पर अधिक से अधिक, बोला गया कि अगर आप लगान नहीं चुका रहे तो आप पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, इसकी बात की गई है। तो अगर कोई रैयत जमींदार को या फिर भूस्वामी को लगान नहीं चुका पाया टाइमली, तो उस पर जो है 6.25%, ये लिख लीजिए, 6.25% का जो है उन पर साधारण ब्याज लगेगा। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं भी दिख रहा होगा अभी। तो 6.25% का साधारण ब्याज लगेगा, लेकिन अगले वर्ष फिर से अगर वो टाइमली अगर लगान देता है तो उन पर मैक्सिमम कितना लगेगा? तो 3% से ज़्यादा फिर भूस्वामी उन पर लगान नहीं लगा सकता है, ठीक है मेरे भाई। ये आपका धारा किस में बात की गई? 58 में। तो ये याद रखना 6.25 और ये 3%, कौन सा धारा? 58। क्वेश्चन कैसे आएगा तो मैं इसका प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। धारा 61 क्या बोलता है? अगर कोई अधिभोगी रैयत है, लगान अगर कैश नहीं पेमेंट कर सकता है, तो यहाँ पर आपका धारा 61 कहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं कैश में, तो आप एज ए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वस्तु के रूप में आप भुगतान, चावल दे दीजिए, धान दे दीजिए, जो खेती कर रहे हैं,
यहाँ पे ये ऐसी प्रथा आप रखा गया धारा 61 के अकॉर्डिंग, और उसके लिए उपायुक्त को आवेदन आपको करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा कि भाई हम जो है लगान कैश, एज ए कैश नहीं, एज ए कोई भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, धान चावल जो भी दे रहे हो आप एज ए एप्लीकेशन दे सकते हो उपायुक्त को। उसके बाद आपका धारा 61 बोलता, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और अंतिम जो धारा है धारा नंबर 63 धारा नंबर 63 क्या बोलता है? देखिए धारा नंबर 63 में जो बात की गई आपका, अगर कोई काश्तकार जो है या फिर अगर कोई काश्तकार मतलब क्या होगा, जिन्होंने भूमि लिया है लगान पे, वहाँ पे क्या कर रहा है, वो खेती कर रहा, भूस्वामी को उपयुक्त लगान देता है, ठीक है, जो लगान निर्धारित किया गया वो लगान उसको पेमेंट कर रहा, और उसके बाद भी अगर भूस्वामी जो है काश्तकार को एक्स्ट्रा भुगतान करने की शर्त कर रहा है, कि मतलब मनमानी कर रहा है कि आप एक्स्ट्रा और लगान पेमेंट करिए, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके काश्तकार जो है ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, उस भूस्वामी पर क्या हो सकता है, 6 महीने का कारावास हो सकता है। तो कितने महीने का याद रखिएगा, 6 महीने का कारावास ऑप्शन में दे देगा, 6 महीने का कारावास या 500 रुपये का दंड, या फिर दोनों, तीसरा ऑप्शन दे देगा दोनों, तो और चौथा ऑप्शन देगा उपयुक्त सभी सही है। तो सभी सही में आप टिक करिएगा। और ये कौन सा धारा में बात किया गया, धारा नंबर 63 में। कब, जब आप लगान, वो काश्तकार जो है भूस्वामी को लगान चुका रहे हैं टाइमली, तो 6 महीने का कारावास होता है, 500 रुपये का, या फिर दोनों भी निर्धारित किया जा सकता है। धारा नंबर 63 ये बोलता है आपका, ठीक है। तो भाई अध्याय 9 के बाद अध्याय 9 का भी है यहाँ पे 2 धारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एकदम चांसेस आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से भी बनने की। धारा नंबर 63 का और धारा नंबर 63 का खा। तो यहाँ पे क्या बातें की गई इसको देखते हैं। धारा 63 का जो बोलता है आपका, 1 मिनट मेरे, धारा नंबर 63 का क्या बोलता है कि यहाँ पे जो बात किया गया बंजर भूमि की बात की गई, ठीक है। जो बंजर भूमि थी और उसको बाद में क्या किया गया, पूरे बंजर भूमि जो जंगल थे उनको साफ किया गया, फिर वहाँ पे खेती की गई, और उसके बाद उसका क्या किया गया, उस ज़मीन का बंदोबस्ती कर दिया गया, यानी कि किन्हीं का वो अधिकार हो गया उस ज़मीन पर, जो सरकार की ज़मीन थी, जो वहाँ पे 12 साल तक खेती की, हमने देखा आगे, ठीक है। तो बंदोबस्ती जो की गई है तो उसकी क्या की जाएगी, पट्टा किया जाएगा, मतलब कि जो बंदोबस्ती जो की जाएगी, जो अधिकार मुझे दिया गया क्योंकि मैंने 12 साल तक खेती की, तो उसके लिए एक पट्टा तैयार किया जाएगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो यही 63 का बोलता है, क्योंकि बाद में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारी तरह की दिक्कतें, कोई पट्टा नहीं किया जाता, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे, तो इससे कोई दूसरे भी हक जता दे रहे थे। तो अब एक यहाँ पे निर्धारित किया गया, पट्टा निर्धारित किया गया, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, राज्य सरकार झारखंड की, वहाँ पे निर्धारित करेंगे, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे और वहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट 63 का खा जो आपका धारा है, बंदोबस्त भूमि जिसकी पट्टा राज्य सरकार ने किया है, अगर उस भूमि में 5 वर्षों तक खेती नहीं की गई तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को रद्द या उसे पुनः, देखिए क्या बोला गया कि कोई बंदोबस्त भूमि मेरे नाम पे कर दी गई है, भाई वो भूमि 12 साल तक मैंने खेती किया था उस भूमि पर जंगल को साफ करके, तो और वो जंगल मैं बोल रहा हूँ कि वो BCCL की वो ज़मीन थी, पूरा जंगल थी, मैंने उस जंगल को साफ किया, वहाँ पे खेती किया 12 साल तक कंटिन्यू, अब वो ज़मीन पे मेरा पूरा हक हो गया, मुझे पट्टा दे दिया गया कागज एज ए रिटन डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने उसमें लगातार 5 वर्षों तक, तो ये पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल में, 63 खा में, कितने वर्षों तक, लगातार 5 वर्षों तक अगर मैंने खेती नहीं की है, तो जो जिले का जो उपायुक्त जो है DC, उस मेरी जो बंदोबस्ती है, यानी कि उस ज़मीन पर जो हकदार है, उस हकदारी से मुझे बेदखल किया जा सकता है या रद्द कर सकते हैं, और फिर से उस ज़मीन को पुनः बंदोबस्त किसी दूसरे को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रथा, ये प्रोविज़न है आपके धारा 63 के खा में। तो भाई आज हम यही खत्म करेंगे, अगले पार्ट में हम पूरा आर्टिकल 271 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग 63 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट ही अब यहाँ से चलेंगे, क्योंकि पूरा आर्टिकल पूरा धारा तो हमें याद करना भी नहीं है। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो में। अंत तक जो वीडियो में होंगे, मुझे नहीं पता कि कोई होंगे भी या नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रुके होंगे इतनी देर तक, बट फिर भी हमारा काम था, अपने काम पे हमें लगे रहना है। कभी ना कभी आप लोग इस मेहनत को सराहेंगे हमारे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो भी शेयर करिएगा, ताकि जो जानकारी है लोगों तक मिलते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी है और अच्छी जानकारी, एक अच्छी मेहनत है, तो इस यहाँ को आपका इतना हक बनता है कि आप इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 की वाली वीडियो में, कंटेंट अच्छे से रेडी करके आपके तक डिलीवर मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।